So we are talking about the organelles, the rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum are cisternae or sac-like structures that are attached with the nucleus. The rough endoplasmic reticulum are called rough endoplasmic reticulum because there are ribosomes attached with these endoplasmic reticulums, so they form granule-like structure on its surface. So therefore they are called as rough endoplasmic reticulum. Basically they are involved in the production of various types of proteins. चूँकि proteins produce करते हैं, therefore those cells that contain or produce large type of or many types of proteins, so the rough endoplasmic reticulum will be more in these cells. The other type of reticulum, that is the smooth endoplasmic reticulum, they lack ribosome. उसमें राइबोसोम जो है कम होते हैं, they are not attached with these surfaces, so these are called as smooth endoplasmic reticulum, and they produce various types of lipid contents or lipid hormones like steroids, etc. And they are also involved in the calcium sequestration, means calcium detachment. Both these endoplasmic reticulum are attached with the nucleus. There are various functions of these rough endoplasmic reticulum, that is the glycosylation of glycoproteins. Glycosylation means the combination of glucose molecule with other components or proteins, that is called the glycosylation of glycoprotein. They are involved in the synthesis of phospholipids. Phospholipid के में भी involved हैं ये, यानी सेल मेम्ब्रेन के जो कंस्टिट्यूएंट है हमारे पास फॉस्फोलिपिड, उसमें भी ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोडक्शन में. दे आर इन्वॉल्व इन द असेंबली ऑफ मल्टी चेन प्रोटीन्स. जो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स हैं, मुख्तलिफ मल्टी चेन्स हैं, उसकी भी असेंबली में यानी उसके एग्रीगेशन में हेल्प करते हैं. Sometimes the rough endoplasmic reticulum are called as ergastoplasm as in pancreatic cells. जो हमारे पास पेनक्रियाटिक सेल्स हैं उसमें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अर्गेस्टोप्लाज्म. मोस्टली जो हमारे पास कुछ सेल्स हैं जिसमें प्रोटीन्स की एग्रीगेशन ज़्यादा होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि जिस तरह हमारे पास पेनक्रियाटिक सेल्स हो गए, इस तरह हमारे पास लिवर सेल्स वगैरह हो गए, तो उसमें क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्वांटिटी ज़रा ज़्यादा होती है. जिस तरह हमारे पास न्यूरॉन्स हैं उसमें भी इसके कुछ एग्रीगेशन है, उस एग्रीगेशन को फिर हम स्पेशल नाम देते हैं, दैट आर कॉल्ड एज नेसल सब्सटेंसेस. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एज द नेम इंडिकेट्स, they are smooth and no ribosomes are attached with their surfaces. These are without ribosomes and they are not involved mainly in the protein synthesis. They produce lipids of cell membrane and some steroid hormones. इसका मतलब है कि जो जिन सेल्स में स्टीराइड हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जो स्टीराइड हार्मोन प्रोड्यूस करते होंगे, या जो सेल की मेम्ब्रेन की जो लिपिड्स फॉर्मेशन है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही करते हैं. They are mostly present in the endocrine glands of the gonads. Gonads means जो कि हमारे मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं उसके कंबाइनली टर्म यूज़ किया जाता है गोनेड्स, क्योंकि उसमें एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो कि वेरियस हार्मोन्स की प्रोडक्शंस करते हैं, लाइक इन ओवरीज एंड टेस्टीज. तो उसमें एंडोक्राइन सेल्स की प्रोडक्शन के लिए उसमें हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी क्वांटिटी, उसका नंबर ज़्यादा होगा. इसके अलावा एड्रीनल कॉर्टेक्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सम स्टीरॉयड हार्मोन्स. तो जो एड्रीनल कॉर्टेक्स है, ये एड्रीनल ग्लैंड का, उसमें भी कुछ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ भी कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स प्रोडक्शन उनकी होती है. दे हेल्प इन द रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सेल्स. सेल से जो कैल्शियम की रिलीज़ है उसमें भी हेल्प करते हैं. दे आर मोस्टली प्रेजेंट इन द स्केलेटल मसल एंड कार्डियक मसल सेल्स. They have elaborate system of the smooth endoplasmic reticulum. उसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये कैल्शियम की जो है रिलीज़ में हेल्प करते हैं, और जितनी भी मसल है उनकी कंट्रैक्शन में कैल्शियम का बड़ा रोल है, तो वहाँ से उसकी रिलीज़ करने में ये बड़ा हेल्प करते हैं.
and these are called as sarcoplasmic reticulum. It means the skeletal muscle that contains smooth endoplasmic reticulum, they will be called as sarcoplasmic reticulum. Next one is the ribosomes. Ribosomes are mainly involved in the protein synthesis. They are bound to membrane of rough endoplasmic reticulum and these are present in the cytosol as free ribosomes. या तो ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, या जो सेल का साइटोप्लाज्म का जो साइटोसोल वाला पार्ट है उसमें ज़्यादातर फ्री राइबोसोम्स के तौर पे भी प्रेजेंट होते हैं. Each ribosome is mainly formed by the two subunits that are called as larger subunits and the smaller subunits. They are of various different shapes and sizes. Subunits contain several different proteins and all these proteins are synthesized in the cytosol. Cytosol means, we have already discussed this, as the a medium of the cytoplasm where different organelles are present. ठीक है, साइटोप्लाज्म हम जनरली उसको कहते हैं, लेकिन उसके कुछ जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स वगैरह हैं, कुछ एंजाइम्स वगैरह हैं, कुछ स्पेशल जो है फिलामेंट्स स्ट्रक्चर्स हैं, वो इधर प्रेजेंट होते हैं. Variety of cytosolic proteins enter in nucleus through nuclear pore and assembled with ribosomal RNA in the nucleolus. It means that many ribosomes are synthesized or the ribosomal RNA are formed inside the nucleolus. So different proteins are required for its production, and these proteins move inside the nucleus through nuclear pore, where different for the formation of ribosomal RNA, and means the ribosomes are imported from the cytoplasm to the nucleolus, and they may be exported from the nucleolus to the cytoplasm for the formation of various types of proteins for the ribosomal RNA. Ribosomal RNA की प्रोडक्शन के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ जो प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से, साइटोप्लाज्म से इंपोर्ट की जाती है, या फिर वहाँ से अगर कोई ज़रूरत ना हो तो एक्सपोर्ट भी की जाती है न्यूक्लियोलस से. Golgi complex. Golgi complex, their name indicates that was discovered by the scientist named Golgi. So these are the series of flattened sacs. कुछ flattened sacs होते हैं हमारे पास, जिस तरह एनास्टोमोजिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, गोल्जी ऑपरेटर्स कहते हैं. मोस्टली दीज आर अटैच विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये जो है सेक लाइक स्ट्रक्चर्स अटैच होती हैं. उसके दो सरफेसेस होती हैं, दे हैव टू सरफेसेस, वन इज कॉल्ड द सिस सरफेस एंड द अदर फेस इज कॉल्ड द ट्रांस फेस. ठीक है, दो फेसेस उसके होते हैं, सिस एंड ट्रांस फेस. सिस फेस इज मोस्टली कॉल्ड द इमेच्योर फेस, while the trans phase is called the mature phase. When the proteins are synthesized inside the rough endoplasmic reticulum through the ribosomes, तो वहाँ पे जब राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन्स बनाते हैं, तो वो प्रोटीन कहाँ पे आ जाते हैं, इन ही गोल्जी ऑपरेटर्स में आ जाते हैं. दीज आर द कम्युनिकेटेड चैनल्स विद दीज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये एक चेन्स बनाते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं. तो प्रोटीन जब बन जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, these are the rough endoplasmic reticulum. With these, some smooth endoplasmic reticulum are also attached, and these are continuous with the Golgi apparatus like structures. The main function of this Golgi apparatus is to packaging of these proteins. जब प्रोटीन्स वहाँ पे बन जाते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जब वो गोल्जी apparatus में आ जाते हैं तो उसकी फाइनल पैकेजिंग होती है. ठीक है, फाइनल शेप वो कौन प्रोड्यूस करता है, वही गोल्जी apparatus प्रोड्यूस करता है. यहाँ पे इसकी ग्लाइकोसाइलेशन होती है, फास्फोराइलेशन उसकी होती है, फास्फेट ग्रुप उसमें ऐड किए जाते हैं, और इसके अलावा कुछ ग्लूकोज के ग्रुप्स भी उसमें ऐड किए जाते हैं. तो वो क्या होता है कि एक्चुअली द सिस फेस इज कन्वेक्स शेप, वो कन्वेक्स फॉर्म में होता है जिस तरह ये. ठीक है,
लेकिन जो आउटर फेस है ट्रांस फेस वो क्या है, दैट इज कनकेव शेप। तो प्रोटीन्स बेसिकली वहाँ पे एंटर हो जाती है कन्वेक्स फेस से और फिर इसकी कनकेव सरफेस से बाहर निकल आ जाती है। तो ये उसकी फॉर्मेशन में क्या होता है कि वहाँ पे उसके कुछ पैकेजिंग सी हो जाती है प्रोटीन्स वगैरह की, उसमें ग्लूकोज के ग्रुप ऐड किए जाते हैं, उसमें फास्फेट के ग्रुप ऐड किए जाते हैं, तो वो उसकी फाइनल पैकेजिंग में हेल्प करते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स लाइक द ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, secretory proteins or the lysosomal enzymes are transferred from the rough endoplasmic reticulum to the cis phase of Golgi complex। Golgi complex के cis phase में से एंटर हो जाती है, immature phase में से एंटर हो जाती है। The proteins in form of vesicle transfer from cis phase to trans phase direction। वो किस फॉर्म में होती है, विजिकल फॉर्म में होती है। विजिकल फॉर्म मीन्स एक मतलब है कि ग्लोब्यूल फॉर्म में हो जाती है, एक किस्म के जो ब्लिस्टर टाइप हैं, किसी कोटिंग टाइप जो है उसके ऊपर होती है, तो वहाँ से एंटर हो जाती है ट्रांसफेस में। ड्यूरिंग दिस ट्रांसपोर्ट इट अंडरगोज प्रोसेसेस ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन, मीन्स वहाँ पे उसमें ग्लूकोज ग्रुप ऐड किए जाते हैं उसी प्रोटीन्स वगैरह में, और फास्फोराइलेशन यानी फास्फेट ग्रुप भी ऐड किए जाते हैं, एंड बिकम कंसनट्रेटेड, और उसकी बाकायदा एक शेप आ जाती है, कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दीज प्रोसेसेस दे आर रिलीज इन द साइटोसोल, मीन साइटोप्लाज्म में फिर आ जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। वेसिकल्स के फॉर्म में आ जाते हैं, वो मे बी लाइसोसोमल प्रोटीन होते हैं वो, या दूसरे टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, बट दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स एंड दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम्स इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द lysosome। Later on they become coated with protein that is called as clathrin। उसके पे प्रोटीन की एक कोट चढ़ जाती है, that is called as clathrin। क्योंकि वो एक वेसिकल फॉर्म में होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक कोरिंग सी आ जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लॉथरिंग कहते हैं। अब when these proteins are synthesized inside these Golgi apparatus, means they are packed there, so sometime the regulation is such type that it is secreted outside the cell without any stimulation। लेकिन उसके लिए कुछ स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं होती, जस्ट ही जो ही वो आ जाते हैं बस फ़ौरन सेल से रिलीज़ हो जाते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब वहाँ पे उसके प्रोटीन्स जब सिंथेसाइज हो जाते हैं, जब सेल को कोई बाहर से स्टिमुलस आता है कि यू शुड secrete something, means these proteins, then these proteins are excreted outside the cells through exocytosis process। सेल के लिए जब ज़रूरत होती है तो दो तरीक़ों से उसकी सिक्रीशन होती है, एक को हम रेगुलेटेड सिक्रीशन कहते हैं और एक को हम क्या कहते हैं, कंस्टिट्यूटिव सिक्रीशन कहते हैं। रेगुलेटेड सिक्रीशन मीन्स such type of secretion in which the secreted products or the granules from the cell are secreted by stimulation of receiving some specialized type of signals। जब कुछ सिग्नल्स जो हैं सेल को मिलते हैं कि that you should release such proteins, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, वहाँ पे रिलीज़ हो जाते हैं, अदरवाइज वो रिलीज़ नहीं होते। लेकिन जो कंस्टिट्यूटिव सिक्रीशन है उसमें हमारे पास ये होता है कि जब हमारे पास ये प्रोटीन्स बन जाते हैं तो वो डायरेक्टली विदाउट एनी स्टिमुलेशन रिलीज हो जाते हैं आउटसाइड दिस सेल। उसमें हमारे पास जिस तरह ग्रोथ फैक्टर्स वगैरह हैं एंड कंपोनेंट्स ऑफ मेम्ब्रेन टू सेल सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कंस्टिट्यूटिव सिक्रीशन। देयर आर सम टर्म्स यूज्ड फॉर दीज excreting of material or the ingestion of material। so common term is known as the transcytosis। ट्रांस मीन्स across, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू सेल, यानी सेल के थ्रू जो मटेरियल है, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मटेरियल है उसका आना और उसका जाना अंदर और बाहर की तरफ, ये क्या करता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांससाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल outside the cell or release some cellular contents outside the cell is called as exocytosis। मीन्स कि सेल के जो कंटेंट्स हैं उसका बाहर निकल जाना सेल से, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस मीन्स निगलना, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल। सेल के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो भी चीज़ अंदर जाती है, दैट इज कॉल्ड एज endocytosis। Now endocytosis again
consists of two processes that may be phagocytosis or pinocytosis. Phagocytosis means ingestion of solid materials or solid particles, and pinocytosis means ingestion of liquid materials. You can see the diagram here in this slide. You have this one. Okay. You can see the transport vesicles, that is ses phase, that is called immature phase, that is convex, while concave like, that is called trans phase. And basically these are the flattened sacs like structure, and the area of these chambers, ये जो chambers various बने हुए हैं उसके दरमियान जो स्पेस है या जो चेंबर है, उसी चेंबर को हम क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, सिस्टर्नी किसको कहते हैं? वो जिसके अंदर वो चेंबर सा बना हुआ है, जो स्पेस वो बनाता है, जाहिर बात है उसकी मुख्तलिफ एनास्टोमोजिंग लाइक स्ट्रक्चर है, तो उसके अंदर जो स्पेस बनती है उसके अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। This one is the another diagram if you have in your smartphones, in which the process of glycosylation or the phosphorylation has been discussed, that how the plasma membrane release their contents after formation of various types of proteins or secretory products. Next important organelle is the mitochondria. Mitochondria, it is very important organelle, responsible for the production of oxygen to the cell, and also responsible for the production of energy in the form of packets. So they are present in the various shapes, that may be spherical or elongated membrane bounded bodies. Diameter is round about 0.3 to 1 micron meter, while its length is round about 20 micron meter. Basically it consists of two membranes, that is the outer membrane and the inner membrane, means double membrane bounded body है। जो inner membrane structures है वो enfolding like structure बनाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रेस्टी कहते हैं। And these two membranes are separated by the intermembranous space. Intercrystal space contains granular matrix. It contains granular matrix. उसके अंदर जो है कोई metal like structure होता है, gel like structure होता है। Mitochondrial matrix contains various types of enzymes. इसके अंदर क्या होता है? इस matrix में मुख्तलिफ enzymes present होते हैं, and these enzymes are mainly involved in the fatty acid oxidation and the citric acid cycle. Citric acid cycle और जो है फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन में हेल्प करते हैं। फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है? उसमें ऑक्सीजन जो है वो ऐड करते हैं। Mitochondria is mainly involved in the production of ATPs. It basically helps to transform the inaccessible energy or the hidden energy in various molecules that are bound in fuels, for example the glucose and fatty acids. यानी ग्लूकोज और फैटी एसिड्स में जो एनर्जी बेसिकली हिडन फॉर्म में होती है वो इसको एक्सेसिबल फॉर्म में बनाती है, उससे एनर्जी के पैकेट्स बनाते हैं, यूज़ के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो इनसे निकालती है, उसमें मतलब है यूजेबल फॉर्म में उसको लेके आती है, जो कि एटीपी की फॉर्म में होती है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। कौन सा प्रोसेस है? जिसमें जो हमारे पास इनएक्सेसिबल एनर्जी होती है, फ्यूल के फॉर्म में होती है, डायरेक्टली यूजेबल फॉर्म में नहीं होती, तो वो क्या करता है?
जिस तरह ग्लूकोज और फैटी एसिड्स में हिडन एनर्जी होती है, तो वो उसकी फास्फोराइलेशन करता है, उसको एक्सेसिबल फॉर्म में लेके आता है उस एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। Cells that have high demand of oxygen or energy, those cells contain much amount of mitochondria. ऐसे सेल्स जिसमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, मीन्स दे हैव टू वर्क मोर, जिसमें एनर्जी, जिसमें काम ज़्यादा करना होता है। फॉर एग्जांपल हार्ट के सेल्स हैं, ज़ाहिरी बात है वो 24 आवर्स काम करते हैं। जिस तरह लिवर के सेल्स हैं वो भी बड़े एक्टिव हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स जितने भी हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ से उसको प्रोड्यूस करती है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स आल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रॉन डेंस बॉडीज दैट आर रिच इन कैल्शियम, मतलब है कि उसमें कैल्शियम भी काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट होता है। द फंक्शन ऑफ डेंस बॉडी आर नॉट येट नोन, डेंस बॉडी का फंक्शन अभी तक फ़िलहाल इतना उसके मुतालिक लिटरेचर इतना अवेलेबल नहीं है, उसके मुतालिक इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। It also contains, means the mitochondrial matrix also contains some DNA that is similar to bacterial DNA, bacterial DNA की तरह होता है, RNA, mRNA and transform RNA, ठीक है। उस तीनों की तरह जो है DNA मेनली प्रेजेंट होता है जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है उसमें। Some proteins are also synthesized by mitochondria, माइटोकॉन्ड्रिया जो है कुछ प्रोटीन्स भी जो है वो सिंथेसाइज करती है। इसके अलावा इसकी जो डिवीज़न है ड्यूरिंग सेल डिवीज़न, तो वो क्या है, वो बैक्टीरिया की तरह जो है बाइनरी फिशन के थ्रू उसकी डिवीज़न होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेज विद द नीड ऑफ द एक्सरसाइज। फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो ज़रा ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, तो जाहिर बात है उसने ज़्यादा एनर्जी गेन करनी होती है, उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी के जो जितने भी सेल्स हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट सेल्स वगैरह हैं, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होगा? ज़्यादा होगा। या जो फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल हैं, जो बॉडी बिल्डर्स वगैरह हैं या जो जिम वगैरह करते हैं या जो ज़्यादा एक्सरसाइज वाले हैं, एथलीट्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ जो है माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो अपनी एनर्जी को मोस्टली यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से फिर उसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फिर बढ़ जाते हैं। हार्ट के साइज़ भी जो है एथलीट्स का ज़्यादा होता है कंपेयर टू दोज पीपल हु डू नॉट टेक पार्ट इन एनी टाइप ऑफ एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज नहीं करते जो लोग, तो उसके जो हार्ट का साइज़ है वो कंपेरेटिवली क्या होता है? छोटा होता है। जो एथलीट्स होते हैं, जो जिम करते हैं, जो ज़्यादा भागते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उसका हार्ट भी बड़ा होता है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी जो है एनर्जी उसको ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से जो है वो उसने ब्लड सप्लाई करना होता है, उसका स्टेमिना ज़्यादा होना चाहिए, तो इस वजह से उसका साइज़ बढ़ जाता है। कंपेरेटिवली जब आप हार्ट का साइज़ देखते हैं हॉर्सेस में, हॉर्सेस चूँकि ज़्यादा रेस लगाते हैं या दौड़ते हैं, ड्राउट पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो उसका जो हार्ट है उसका साइज़ कंपेरेटिवली ऑक्स के मुकाबले में क्या होगा? दैट विल बी मासिव, वो ज़रा थोड़ा सा मोटा होगा और थोड़ा सा मजबूत होगा उससे। Next is peroxisomes. Peroxisomes are also called as microbodies. इसको माइक्रोबॉडीज भी कहते हैं बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज में बड़े छोटे होते हैं, इस वजह से इनको माइक्रोबॉडीज हम कहते हैं। देयर साइज इज अराउंड अबाउट फ्रॉम 0.2 to 1.2 माइक्रोन एंड शेप इज मोस्टली स्फेरिकल। स्फेरिकल शेप के होते हैं, साइज में छोटे होते हैं। ये तकरीबन बाई लेयर मेम्ब्रेन है, लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज़ हैं। ऑर्गेनेलीज ऑलमोस्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड बॉडीज़ होते हैं। दे प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ एंजाइम्स दैट आर कॉल्ड कैटालिसिस। कैटालिसिस उसके अंदर होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसकी डिग्रेडेशन करते हैं और उससे जो है वाटर और जो है कार्बन डाइऑक्साइड उससे निकालते हैं, सॉरी ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन उससे निकालते हैं। दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन भी करते हैं। इसके अलावा इसका मेन फंक्शन ये है कि ये जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं
उसको रिडक्शन में हेल्प करते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ क्या चीज़ है? दीज आर दी फ्री रेडिकल, आप उसको कंसिडर करें। आपकी बॉडी में अगर फ्री रेडिकल ज़्यादा हैं तो आपकी मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन की डैमेज हो जाती है, सेल की डिग्रेडेशन करते हैं, तो उसकी वजह से जो है बॉडी कमज़ोर हो जाती है, तो जो है एज स्कैवेंजर टाइप काम करते हैं, उसकी डिग्रेडेशन करते हैं, उसमें बड़ा हेल्प करते हैं। एनीवन जो कि स्ट्रेस कंडीशन में फॉर एग्जांपल है, फॉर द लॉन्ग टाइम, अगर कोई लॉन्ग टाइम वगैरह के लिए स्ट्रेस कंडीशन में है या कोई इस तरह की बीमारी वगैरह है, ज़ाहिर बात है वो भी एक स्ट्रेस कंडीशन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में जो है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनती हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं? जो सेल की मेम्ब्रेन है उसको डैमेज करते हैं। ज़ाहिर बात है अगर सेल की मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो उसमें क्या हो जाता है? सेल इज टोटली डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, इंटीग्रिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। तो उसकी वजह से फिर ये जो फ्री रेडिकल्स हैं उसमें बॉडी में अपने भी कुछ एंजाइम्स हैं, तो वो क्या करते हैं? उसको स्कैवेंजर के तौर पे काम करते हैं, उसको रोक देते हैं। तो इस तरह जो पेरोक्सिसोम्स है उसका भी थोड़ा सा ये फंक्शन है कि वो जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ हैं उसकी रिडक्शन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास लाइसोसोम्स। लाइसो मीन्स क्या? लाइसिस मीन्स डिस्ट्रॉय करना, सोम मीन्स बॉडी, सोमा मीन्स बॉडी, यानी ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो कि क्या करते हैं? डिग्रेडेशन करते हैं, लाइसिस करते हैं। These are the membrane bounded organelles. They are rich in hydrolytic enzymes. Hydrolytic enzymes उसमें क्या होते हैं? काफ़ी ज़्यादा होते हैं। And their main function is the digestive compartments. वो digestive compartments of cell हैं। सेल की जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं जो कि नॉक्शियस हैं, जो कि सेल के लिए अच्छे नहीं हैं, या सेल की जो अपने कंपोनेंट्स हैं जब वो बूढ़े हो जाते हैं, ओल्ड हो जाते हैं, किसी काम के नहीं रहते, तो उसमें भी क्या करते हैं? उसकी डिग्रेडेशन करते हैं, ब्रेकिंग डाउन उसकी करते हैं। दे एज्यूम मेनी शेप्स एंड साइजेस, वो वेरियस शेप और साइज जो हैं अपना लेते हैं, तो उसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं कि ये क्या है? पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस है। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फी मीन्स स्ट्रक्चर, फॉर्म, वो उसके डिफरेंट फॉर्म्स कंडीशन में वो आपको अवेलेबल होते हैं, तो इस वजह से वो कहते हैं कि वो पॉलीमॉर्फ्स हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बनते हैं। while their packaging occur in the Golgi apparatus, और इसकी पैकेजिंग कहाँ पे होती है? Golgi apparatus में होती है। They are found in almost all cells in animals except red blood cells. Red blood cells के अलावा जो हैं बाकी तकरीबन जो है तमाम सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। They are particularly abundant in tissue organs like liver, kidneys, मैक्रोफेजेस एंड पेनक्रियाज। चूँकि मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स हैं उनमें ज़्यादातर जो है डिग्रेडेशन का प्रोसेस भी होता है और प्रोटीन फार्मेशन भी होती है, लेकिन जो डिग्रेडेड सब्सटेंसेस हैं वो भी एक खास लेवल तक बनते हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो जो है ज़ाहिरी बात है जो वहाँ पे वेस्ट मटेरियल बनता है उसकी डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे पास हाई रिएक्शंस हैं उसमें भी एंजाइमेटिक रिएक्शन हैं, उसमें भी ये इन्वॉल्व हैं। द लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स की हमारे पास दो मेन टाइप्स है, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी लाइसोसोम्स एंड द सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम्स हमारे पास लाइसोसोम्स की वो फॉर्म है, ज़ाहिरी बात है लाइसोसोम्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स उसमें होते हैं, तो वो गोल्गी अपरेटस से जो ही बनते हैं उसकी पैकेजिंग हो जाती है, जो फर्स्ट रिलीज हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम्स। उसके ऊपर जस्ट एक वेजिकल फॉर्म में होते हैं, तो दीज आर कॉल्ड एज प्राइमरी लाइसोसोम्स। दे अपीयर एज वेजिकल फ्रॉम द गोल्गी अपरेटस। Although primary lysosomes are popular in Golgi apparatus, the lysosomes are surrounded by a single phospholipid layer and contains various acid hydrolases. उसके अंदर कौन से एंजाइम्स होते हैं? एसिड हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स होते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स है उसमें क्या होता है? सेकेंडरी लाइसोसोम्स यानी जब प्राइमरी लाइसोसोम्स किसी फेगोसोम के साथ अटैच हो जाता है
किसी बॉडी के साथ अटैच हो जाता है जो कि सेल्फ ने एनगल्फ किया होता है, और उसके साथ जो उसकी कम्बिनेशन होती है, फिर हम उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम उसको कहते हैं। दे आर आल्सो रेफर टू एज एंडोसोम, उसको हम एंडोसोम भी कहते हैं। फिर प्राइमरी लाइसोसोम्स की नस्बत जो सेकेंडरी लाइसोसोम्स का साइज़ है वो बड़ा होता है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है उसके साथ दूसरा फेगोसोम या पेनोसोम भी होता है, तो उसकी वजह से उसका साइज़ फिर बढ़ जाता है। उसके फंक्शंस क्या हैं लाइसोसोम्स के? दे कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स अराउंड अबाउट 50 हाइड्रोलेजेस। दीज आर द फॉस्फेटेजेस, न्यूक्लियेजेस, प्रोटीएजेस, सल्फेटेजेस, पेप्टाइडेजेस, glycosidases and lipases. They are also involved in the autolysis, यानी सेल्फ ईटिंग ऑफ सेल। जब सेल की अपनी लाइफ ख़त्म तकरीबन हो जाती है या किसी वजह से वो जो है सेल तकरीबन उसकी डेड होने लगती है, तो उसमें फिर लाइसोसोम जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और उस सेल की डिग्रेडेशन कर देते हैं। लाइसोसोम डिग्रेड बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स, यानी उसकी डिग्रेडेशन करते हैं किस किस चीज़ की? प्रोटीन्स की, लिपिड्स की और न्यूक्लिक एसिड की। दैट रेगुलेट सेलुलर एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू ग्रोथ, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म। मतलब है कि लाइसोसोम जो है वो जो बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स है उसकी डिग्रेडेशन में भी उसका रोल है, जिस तरह हमारे पास लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। दे आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ various types of macromolecules brought into the cell to be degraded। सेल के अंदर अगर हमारे पास बहुत से मैक्रोमॉलिक्यूल एंटर हो जाते हैं किसी वजह से, जो सेल के जो हैं डैमेज कर देते हैं, तो उसके क्या फंक्शन है लाइसोसोम्स का? कि वो उसकी डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल्स जब अंदर आ जाते हैं सेल के अंदर, तो उसकी डिग्रेडेशन में भी उसका रोल है। मोस्ट ऑफ दीज मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर आइदर डैमेज्ड और हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ साइकिल एंड आर नो लॉन्गर यूजफुल। यानी सेल के अंदर ऐसे अगर कोई मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो उसके अंदर जो कि सेल के लिए जो है एक्सटर्नल होते हैं या जो सेल की किसी काम के नहीं होते, तो उसकी डिग्रेडेशन भी ये कर देते हैं। दे आल्सो सर्व टू ब्रेक डाउन सेल वंस दे डाई। जब सेल की डेथ हो जाती है तो अमूमन फिर ये एक्टिव हो जाते हैं और वहाँ से ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो जो है स्टोरेज फॉर्म में आ जाती है, उसकी डिग्रेडेशन कर देते हैं उन मॉलिक्यूल्स की।